हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है आईक्वांटा पर। आज है तारीख 23 मार्च, 23 आज का दिन आप सभी को पता ही होगा, इतिहास में बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन ही हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी का जज्बा भरने वालों में से एक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज के ही दिन फांसी हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान इनका था स्वतंत्रता संग्राम में। बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा। यही कहा जाता है ना कि जीवन आपका छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कार्य बड़े होने चाहिए, आपके काम बड़े होने चाहिए। कुछ ही वक्त का आपने अगर समय दिया है इस अपने देश को, अपने जीवन को, लेकिन वो इतिहास में दर्ज हो गया हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाना, कुर्बानी दे देना, कितना बड़ा योगदान है। 23 साल की उम्र में तो हम लोग धीरे धीरे सीख रहे होते हैं जीवन क्या है, और इन्होंने पूरा जीवन ही अपना कुर्बान कर दिया भारत की आजादी के लिए। कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक। 23 साल में आप देखेंगे, भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो 23 साल में इन्होंने कितनी किताबों का अध्ययन कर लिया था, कितने बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी पे पहुंच गए थे। ये मैच्योरिटी लेवल आप समझ सकते हैं। उसी समय इनसे पूछा गया शादी ब्याह कर लो, मैंने तो देश की आज़ादी से ही शादी कर ली, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। राजगुरु, सुखदेव, इनका भी एक अलग लेवल है। जानेंगे तीनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। 24 मार्च का दिन रखा गया था, लेकिन 23 मार्च को ही इनको फांसी दे दी गई। क्यों? कई सारे कारण थे। ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से डर चुके थे। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उस समय, इतनी पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ गई थी उस समय कि कहा जाता है और देखा भी गया था कि गांधी जी भी कहीं न कहीं इनकी पॉपुलैरिटी के आगे नीचे आ गए थे। गांधी जी का भी एक लेवल था उस समय। पैन इंडिया आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे गांधी जी, बैक टू बैक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल का आंदोलन। गांधी जी सबसे बड़े उस समय देखा जाए तो सुपरस्टार, पैन इंडिया सुपरस्टार हुआ करते थे। लेकिन क्रांतिकारी का जो एक रिवोल्यूशनरी फेज चला 1920s में, इधर आपको 25 के बाद, 25 से 30 के बीच गांधी जी की पॉपुलैरिटी को काफी पीछे ढकेल दिया। पूरी तरीके से इनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो डोमेनियन स्टेटस। कोई हमारे ऊपर बॉस बन के नहीं रहेगा कि हम नीचे सरकार चलाएं, ब्रिटिशर्स वाले ऊपर बॉस बन के रहें, बिल्कुल नहीं। पूर्ण आजादी हमें चाहिए। बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इन्होंने क्या किया, असेंबली चलती हुई असेंबली में बम फेंक दिया। सुनो, अब वो समय गया कि हम आपसे गुजारिश करें कि हमें आजाद कर दीजिए, या हम आपसे गुजारिश करें कि ये रिफॉर्म कर दीजिए। तो काफी बड़ा इन्होंने योगदान दिया और काफी अद्भुत योगदान दिया। समय से पहले फांसी दे दी गई क्योंकि भीड़ न इकट्ठा हो जाए, लोगों का आंदोलन न छिड़ जाए। लोग जब इकट्ठा हो गए तो जहां पे उनको फांसी दी जा रही थी, फांसी देने के बाद जब लाश इनकी जलाई गई, वो भी तोड़ के, दीवार तोड़ के सामने से नहीं ले जा पाए, नहीं तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अधजली लाश छोड़नी पड़ी आपके सतलज नदी में। जलाने की बात की गई थी रावी नदी के किनारे। तो सोचो क्या डर का माहौल था। इन्हीं की मांग के आधार पर ही हमने डोमिनियन स्टेटस छोड़ के पूर्ण स्वराज की मांग की। सुभाष चंद्र बोस और आपके जवाहरलाल नेहरू इन्हीं से ही प्रेरित हुए। तब जाके देखे 1930s में आके हमारा क्या हो गया नारा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को हमने झंडा फहराया। तो काफी इंस्पायर किए लोगों को शहीद भगत सिंह, शहीद ए आजम। तो आज का दिन इतिहास में बड़े ही सम्मान पूर्वक लिखा गया है। तो काफी चीजें भी हम देखेंगे, जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या सबक हमें मिलता है इनसे। अगर आप अभी तो पढ़ लिख रहे हैं, आगे अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग कंपटीशन देंगे,
तो कंपटीशन में भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, डेडिकेशन, पढ़ाई की हैबिट, ठीक है, अपनी बातों पे अड़े रहना, जिद्द होना, जिद्दी होना, किस चीज पे कि हमें अपना गोल अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी अड़चन आ जाए। करियर में आप सफल होंगे, उसके बाद भी आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आएंगी, सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट है, लिप्त है, वो भी आपको अपने में शामिल करने के बारे में बहुत ढेर सारी लालच देगा, फिर भी आप अडिग रहोगे। अशोक खेमका देखिए, 23 साल 25 साल के कैरियर में 55-56 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़े रहे, कभी भ्रष्टाचारी नहीं बने। खुद उन्होंने कह दिया कि मुझे 40 लाख 42 लाख तनख्वाह मिल रही सिर्फ 8 मिनट की ड्यूटी के लिए, ऑफिस जाता हूं, हाजिरी लगाता हूं, उसके लिए 40-42 लाख रुपए फालतू में दिया जा रहा है। सैलरी भी बंदा लेने से मना कर रहा है, सैलरी भी उसको लग रहा है कि जितना मैं काम कर रहा हूं वो भी उसके बराबर नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, हमारे बीच ही हैं, सिस्टम उनको अपने में मिला नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं और आज भी हैं, आज ढूंढने से मिलते हैं। पहले इतना नहीं थे, पहले भी थे, पहले भी ऐसे गद्दार, ऐसे भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। चाहे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे भगत सिंह के समय का स्वतंत्रता संग्राम हो, समाज में ऐसे लोग रहे हैं। अगर वही सब ना होते तो शायद भगत सिंह भी आगे जीवित होते। कुछ गद्दारों ने इनकी भी मदद की पकड़वाने में, बताने में। जब इनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे थे, उसी क्रांतिकारियों में से ही कुछ लोगों ने पाला बदल दिया, डर के हमारा अपने गवाही दे दी, बच जाएंगे। तो ये सब हमेशा से रहा है, लेकिन आप अडिग रहे। इनकी पिक्चर आप देख रहे होंगे, बचपन की पिक्स है ये आपके भगत सिंह जी की, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग फेज में जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया, तो अब एक तरीके से सबको लगने लगा था कि अब पूरी तरीके से सिंहासन हिल चुका है ब्रिटिश का, तो अब आगे हमें आज़ादी मिल ही जाएगी। लेकिन गांधी जी बोले थे नो वायलेंस, ठीक है। तो इतनी बड़ी घटना घट गई तो उन्होंने वापस ले लिया। तो बहुत ज़्यादा लोग नाराज भी हुए, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, और बहुत ज़्यादा लोग अपना पाला भी बदल दिए कि भैया अब हम सीधा नरम दल से गरम दल की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीमिस्ट फेज में नहीं आएंगे तो वही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ब्रिटिशर्स को अब शांतिपूर्वक ढंग से हम यहां से नहीं हटा सकते। तो नए नए युवा जो उस समय थे, भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और आपके नेहरू जी भी उठ रहे थे धीरे धीरे यूथ लीडर्स के रूप में। तो ये सब धीरे धीरे आगे अपनी बातों को बदलना शुरू किए, मतलब अब दूसरे फेज में जाना शुरू किए कि अब हमें चाहिए पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसी बीच 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो जो सारे प्रोविजंस थे साइमन कमीशन के अंदर, तो वो सब क्या थे, खिलाफ थे। यानी ब्रिटिशर्स यहाँ के खुश नहीं थे। जो जो उसमें प्रोविजंस दिए गए थे सब एक तरीके से यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं थे। सारे लोग, बाहरी लोग ही मिलके बनाए थे, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार किए थे। तो लोगों को लगा कि यहीं की ही रिपोर्ट, यहीं के बारे में, यहीं की रिफॉर्म के बारे में चीजें हैं, तो यहाँ के लोग क्यों ना बनाए। तो उसका प्रोटेस्ट किया गया। तो जब प्रोटेस्ट किया गया तो लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे पंजाब में, लाहौर में। तो वहां पर क्या हुआ, लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया। होता नहीं कि प्रोटेस्ट को दबाओ, आंदोलन को दबाओ। तो जब उसका आदेश दे दिया गया तो उसमें काफी चोट आई उनको। सर स्कॉट थे वहां के, सुपरिटेंडेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि अब क्या करो, सबको मारो। तो लाठी डंडों के मार से काफी ज्यादा चोटें आई लाला लाजपत राय को, और फाइनली 17 दिन बाद, 18 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। 18 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने भगत सिंह के हाथों में अपना दम तोड़ा। काफी ज्यादा रेस्पेक्टेबल इंसानों में से एक। तो फिर बड़ा गुस्सा आया। फिल्मों में आप देखे होंगे हीरो को कितना गुस्सा आता है अगर उसका कोई करीबी मर जाता है किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के दौरान, अगर उसका कोई कारण हो। तो भगत सिंह ने भी
बदला का बदला, फैजल का बदला, सबका बदला लेके रहेगा, ताता का, ताऊ का, लाला जी का, सबका बदला लेके रहेगा जितने लोग उस लाठीचार्ज में मारे गए। फिर इन्होंने प्लान बनाया सबने मिलके, आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबने मिलके प्लान बनाया कि अब स्कॉट जो उस समय सुपरिटेंडेंट था, जेम्स ए स्कॉट को मार देंगे। ठीक है, तो प्लान तो बन गया मारने की, कसम खा ली बदला लेके रहेंगे। तो जब कसम खा ली बदला लेके रहेंगे, तो उन्होंने 1 महीने बाद 17 नवंबर को, वही ना, आज के दिन ही मारूंगा, तो भगत सिंह ने कसम खाई। तो 17 नवंबर था, तो उन्होंने बोले कि अब 17 दिसंबर को ही गोली मारेंगे इस कटवा को। तो उन्होंने क्या किया, 17 दिसंबर का दिन चुना और तीनों ने प्लान किया। उसमें तीनों ने मतलब कौन, राजगुरु, बटुकेश्वर और आपके भगत सिंह। आजाद सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे थे, बैकअप में पूरा तरीके से रुके हुए थे। यहाँ पे सबने प्लान, और बाकी के आपके राजगुरु को गनमैन माना जाता था, निशानेबाज में बड़े तेज थे। ठीक है, तो सुखदेव, तो फाइनली सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाया। वहां पे निशाना साध के अपना रखे हुए थे कि इसी समय ऑफिस से निकलेगा। लेकिन हुआ क्या, ये लोग तो देखे नहीं थे। हुआ क्या, मारना था स्कॉट को, लेकिन मार दिए किसको, एएसपी था सैंडर्स को। गोली किसको मार दिए लोग, सैंडर्स को। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था जॉन पी सैंडर्स, उसका पूरा नाम था। उसको गोली मार दी स्कॉट समझ के, मारना स्कॉट को था। लेकिन कोई बात नहीं, मारे स्कॉट समझ के मारे, पूरी गोली ही अपना पूरा पर बंदूक ही अपनी खाली कर दी। लेकिन सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी। अभी कभी क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने बचने के लिए भागे अपना, फिर डीएवी कॉलेज में जाके अपना कपड़ा वगैरह चेंज किए, फिर वहां से निकल लिए। अब चारों तरफ पूरे देश भर में वो हो गया भाई कि जल्दी से खोजो इनको, कहाँ पे हैं। तो सब सीधा ड्रेस भेस बदल के निकल लिए। भगत सिंह अपना भेस बदल के निकल लिए, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हुए, पूरा एकदम विदेशी चोला पहन के, वेस्टर्न कल्चर वाला, टोपी वगैरह आप देखे होंगे फिल्मों वगैरह में भी। ठीक है, बड़ा फर्स्ट क्लास में श्री दुर्गा देवी बोहरा के साथ, उनको भाभी बनाया, भाभी थी उनकी, अपनी पत्नी बनाया और बच्चे के साथ निकल लिए। क्रांतिकारी शहीद भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। बोले भाभी आप मेरी बीवी बनिएगा, और बच्चे को भी लेके 3 साल के बेटे के साथ बैठ गए, और राजगुरु उनके निर्दलीय बन गए, असिस्टेंट बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग कहां चले गए, कोलकाता निकल लिए। ठीक है, फिर आपके चंद्रशेखर आजाद भी साधु उद्धव का बेस बना के निकल लिए मथुरा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली इनको जेल वगैरह पकड़े जाते हैं, जेल वगैरह होती है। फिर जेल में इन्होंने भूख हड़ताल किया, बड़ा लंबा 120 दिन की भूख हड़ताल थी। और किसके खिलाफ, जेल में अच्छे तरीके से खाना पीना, वही रोटी एकदम पुराने तरीके सड़े गुले खाना वगैरह मिलते थे। तो इन्होंने जेल हड़ताल किया कि कम से कम कैदियों को सही ढंग से खाना पीना भी मुहैया कराया जा सके। तो फाइनली बात इनकी मानी गई। ठीक है, बात इनकी मानी गई। और एक केस इनके ऊपर और लगा था, लाहौर षड्यंत्र का केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस आपने सुना होगा कि क्या किए थे इन्होंने, किसी को मारने के लिए नहीं, इन्होंने सिर्फ एक बार बोला कि हम बम फेंकेंगे, किसमें, असेंबली में। ठीक है, असेंबली में बम फेंकेंगे। तो लोगों ने कहा भाई वहां पर अपने लोग भी बहुत सारे होंगे, रहते भी थे भाई, वकालत वगैरह करते थे आपके, देखिए ये सब मोतीलाल नेहरू वगैरह वहीं में ही थे। तो कहे किसी को जान माल का नुकसान नहीं होगा, हम सिर्फ बहरों को बम धमाके की या धमाकों की आवाज देनी ही पड़ती थी। अगर कोई बहरा तो ऊंची आवाज में नहीं बोलना पड़ता, अक्सर आप देखते होंगे। तो बहरों को ऊंची आवाज, बहरों को सुनने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है, ये उनके शब्द थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा सिर्फ हम असेंबली में बम फेंकेंगे, कोई जान माल नुकसान नहीं होगा। तो जब यहाँ पे वहां पे पहुंचे, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि जहां पे ज्यादा खाली जगह हो, तो वहां पे इन्होंने बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी करवाई। यहां पे देखिए क्वेश्चन बन जाता आपके एग्जाम में भी, बम जब फेंका गया तो उस समय भगत सिंह के साथ कौन था। तो अक्सर आप देखते होंगे राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी, तो आप ये कभी मत सोच लेना कि राजगुरु सुखदेव में से कोई रहा होगा, उसके ऑप्शनल में भी यही आ जाता है। लेकिन उनके साथ बम फेंकने वाले व्यक्ति जो थे बटुकेश्वर दत्त थे, ये ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त इनके साथ थे। फिर वही इसके लिए इनको लाहौर जेल भेजा गया, और फाइनली
क्या किया गया, इनको जेल वगैरह में, इस केस के लिए भगत सिंह को लाहौर मियांवाली जेल में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद लाहौर जेल पहुंचते भगत सिंह ने राजनीतिक बंदियों की तरह मानने और अखबार किताबें देने की मांग शुरू कर दी, लेकिन वो भी आपका मना किया गया, लेकिन मैनेज करके फिर उनको फाइनली दिया वगैरह गया था। तो किताब वगैरह भी पढ़ने के बड़े ज्यादा शौकीन थे। तो कुछ चीजों का हमें सबक भी लेना चाहिए इन क्रांतिकारियों से। रीडिंग हैबिट, मरते दम तक इन्होंने किताबों का अध्ययन नहीं छोड़ा। जब इनको फांसी की सजा सुना दी गई कि अब फिर चलिए आपका समय आ गया फांसी देने के, तो उन्होंने कहा बस एक पेज पढ़ लें, एटलीस्ट पहला चैप्टर तो खत्म कर लें। लिबोरेशनरी लेनिन के नाम से किताब थी, जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ा करते थे। यही सब तो कारण था, जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, जितने आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, जितनी आप साहित्यिक लिटरेचर पढ़ेंगे, उससे आपका इंटेलेक्चुअलिटी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, एनालिसिस पावर बढ़ेगी, आप एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो रीडिंग हैबिट्स बहुत जरूरी है आपके जीवन में, इनसे सीखने की। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली फांसी के कुछ घंटे पहले जो किताब ये पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ने के लिए इन्होंने इच्छा जाहिर की। ठीक, फिर उसके बाद राजगुरु सुखदेव के बारे में भी हमें जानना चाहिए। सुखदेव जो कि पूरी प्लानिंग एक तरीके से लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की उन्हीं की ही थी। ठीक, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी, लोगों को इकट्ठा करने की क्वालिटी उनके अंदर थी। तो ये चीज आपको भी सीखनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि जो कुछ बोले तो 10 लोग इकट्ठा हो जाए, या 4 लोगों के बीच भी आप अगर बोल रहे हैं तो लोग आपको सुने, आपको हल्के में ना ले। कभी कभी कुछ लगे तो लोग फेंकते रहते हैं, बहते रहते हैं, अरे अचानक ऐसे ही कर रहा। लेकिन आपके बोल चाल में, आपके व्यक्तित्व में इतना भार होना चाहिए कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको सुने। तो सुखदेव के अंदर वो क्वालिटी थी। राजगुरु के अंदर निशानेबाज, गनमैन कहा जाता था उनको अपने ग्रुप का, मतलब एक बार निशाना लगा दे, अचूक निशाना था। तो उससे क्या सीख मिलती है, गोल, आपका टारगेट, उस पर एकदम पूरी तरीके से कंसंट्रेट करो और इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि उस पर आपका निशाना सही लगे। तो ये सब चीजें सीखने वाली बात है। और सबसे यहां पे थोड़ा इमोशनल कर देने वाली बात आ गई कि जैसे कि भगत सिंह आखिरी समय इच्छा जाहिर होती ना कि अंतिम समय क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने घर का बना हुआ खाना खाना चाहता हूं। लेकिन घर वालों को भी क्या पता था एक दिन पहले फांसी हो जाएगी। डेट तो निर्धारित की गई थी 24 मार्च की, 24 तारीख को फांसी होगी, लेकिन फांसी उनको किस दिन हो गई, 23 को हो गई। तो घर वाले तो नेक्स्ट दिन लाते, मिलने भी नहीं दिया गया आखिरी समय में इनको। ठीक है, अपना पसंदीदा खाना भी बेचारे नहीं खा पाए। और फिर जब फांसी की सजा जब हुई, 23 को ही फांसी देनी है, तो जब ये फाइनली तख्ते पहुंचे, फांसी के फंदे के पास पहुंचे, तो जो आपका क्या था, जेलर चरत सिंह, तो जेलर ने बोला कि आखिरी समय तो याद कर लो कम से कम भगवान को। तो कहे जब जीते जी हमने याद नहीं किया, भगवान से कभी कोई चीज नहीं मांगी, तो मरते समय अगर मैं भगवान से मांगूंगा, भगवान से बोलूंगा कि हे भगवान क्या हो रहा है, तो भगवान भी समझेंगे कि आखिरी समय भीख मांग रहा है, जब गले में फंदा पड़ गया है। तो उस समय भी भगवान को नहीं माने, नास्तिक थे एक तरीके से। क्यों नास्तिक थे, उसके पीछे भी कारण है कि गरीबों की स्थिति, देश की स्थिति इतने नाजुक दौर में थी, तो उनका मानना था कि बड़े को तुम बड़े बनाए हो, छोटे को छोटे बनाए हो, भेदभाव है, तो अगर भगवान हो तो फिर भेदभाव क्यों। तो कई सारे उनके अपने कारण थे। उनकी एक बुक है मैं नास्तिक क्यों हूं, तो बुक पढ़िए, काफी आपको चीजों को जानने को मिलेगा। तो फाइनली उनके आखिरी वक्त में क्या था, इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मेरा रंग दे बसंती चोला, सब आप गाना वगैरह तो सुने होंगे। तो खुद हंसते खेलते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जरा सी सिकन नहीं थी चेहरे पर कि हमें फांसी हो रही है। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हुए कुर्बान हो जाना, कितनी बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, देश के प्रति प्यार होना चाहिए, देशभक्ति, इसे कहते हैं असली देशभक्ति। बाकी तो सब राजनीति है, सब तो अपना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार तन तन में, रग रग में बसा हुआ है। इनके अंदर भी चाहते तो
आराम से पढ़ते लिखते जॉब करते, इतना ब्रिलियंट आदमी थे, आईएएस की परीक्षा पास करते। सुभाष चंद्र बोस चौथी रैंक, नौकरी नहीं की सरकार की, बस दिखा दिए कि हाँ ब्रिलियंट है, ये देख लो, कोई कमी ना निकाले। पिताजी उनके बोले तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम ये सब नहीं कर पाओगे। चौथी रैंक ले आए, कोई मजाक बात समझे हो, लेकिन नहीं करना है इनकी गुलामी, नहीं करनी इनकी नौकरी, नहीं करना देश के साथ भ्रष्टाचार, देश की आजादी। चाहते तो आराम से भी अपना जॉब करते, नहीं भी करते रहते तो कम से कम, लेकिन नहीं। तो बात ही अलग थी इन लोग की। तो फाइनली इनको फांसी एक दिन पहले दी गई, डर के मारा कि बवाल हो जाएगा, उससे पहले इनको निपटा दो। सामने से तोड़ के, सामने के दरवाजे से नहीं ले जाई गई इनकी लाश, पीछे दरवाजा तोड़ के, दीवार तोड़ के रावी नदी के किनारे जलाए जाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सोचे कि यहां पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, सतलज में ही कर दो। उसके बावजूद पहुंच गए लोग, उसके बावजूद भी लोग पहुंच गए, पता लगा कि वहीं जलाया जा रहा है। अंग्रेज लोग अधजली लाश को फेंक फाक के वहीं भागे। फिर उनके परिजन लोग पहुंचे, फिर उसको अच्छे तरीके से जलाया वलाया गया। फिर उसके बाद फाइनली लंबी इनके सम्मान में कई मील तक, 3 मील तक यात्रा निकाली गई। तो पॉपुलैरिटी आप समझ ही सकते हैं। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी अन्य क्रांतिकारियों से, जो हंसते हंसते फिदा हो गए अपने देश पर। चंद्रशेखर आजाद की बात अगर ना हो तो अधूरी ही रह जाती है। महान स्वतंत्रता संग्रामी, जिन्होंने बोला था कि ब्रिटिश के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो मेरे शरीर को भेद सके, या उनके पास इतना दम नहीं है कि वो मुझे जिंदा पकड़ सके। इसलिए हमेशा एक गोली अपनी जेब में अलग से रखते थे। बंदूक में तो है ही, बंदूक चल रही, क्या पता कि उसमें बचा है नहीं मैगजीन में, तो हमेशा जेब में एक अलग गोली रखते थे। जब चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद, आज प्रयागराज हो गया है, तो ही अल्फ्रेड पार्क में अपना मीटिंग वगैरह कर रहे थे कुछ दोस्तों के साथ, अपने मित्र क्रांतिकारियों के साथ, क्या कल की प्लानिंग होगी, कैसे क्या। तो उसी बीच किसी ने गद्दारी कर दी। शुरू से रहे हैं लोग कि यहीं पे हैं आजाद, ब्रिटिशर्स सिपाहियों को बता दिए, अब चारों तरफ से घेर लिए सब लोग इनको। तो घेर लिए तो भाई अब तो सामना करना ही है, कहां भागेंगे। तो काफी लंबी समय तक मुठभेड़ चली। अब भाई जितने इनको तो पता नहीं था ना कि ऐसे होने वाला, नहीं तो तैयारी के साथ आते, छोड़ते नहीं किसी को। लेकिन जब तक इनके मैगजीन में गोली थी, जब तक इनके बंदूक में गोली थी, तब तक लड़े। लेकिन फाइनली जब देख लिए खत्म हो गया और अभी भी काफी सिपाही बचे हुए हैं, तो उनको पता चल गया तो मारे जाने ही हैं, घेर के मार ही देंगे। तो फिर उन्होंने आखिरी गोली लगाई उसमें और खुद को गोली मार लिया। ब्रिटिशर्स जब वहां पहुंचे, ब्रिटिशर्स के सिपाही लोग जब वहां पहुंचे, तो भी किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पेड़ के आड़ से ही चला रहे थे गोली। उनको तो लगा कि ढेर हो गए, पैर वगैरह ऐसा पड़ा था। लेकिन तब भी वो पास में 15-20 मिनट बाद ही गए, और वहां तक उनकी छूने की हिम्मत नहीं थी। इतना खौफ था पंडित जी का, चंद्रशेखर आजाद का, इतना पंडित जी के नाम से जाने जाते थे ग्रुप में, ठीक है। इतना खौफ था कि उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जब उनको देखिए मक्खी वगैरह नाक पे भनभना रही हैं, मतलब होता नहीं, शरीर में जान ना हो तो मक्खियां वगैरह आना शुरू हो जाती, सांसें चलती रहती तो नहीं पड़ता, तो उनको लगा कि हाँ अब व्यक्ति जीवित नहीं है। तब उनके पास गए। तो समझ सकते हैं कितना खौफ था चंद्रशेखर आजाद का। तो ऐसे ऐसे लोग अपने देश के लिए आए और वीर गति को प्राप्त हुई। तो नमन है, जितना भी इन लोग को नमन करें, जितना भी इन लोग को पूजनीय है, धरती पे कम ही लोग आते हैं। इससे महान क्रांतिकारी देश को नमन है, हमारी तरफ से नमन है, आप सभी की तरफ से नमन है। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इनको फॉलो करें, इनकी बातों को, इनके जज्बों को फॉलो करें, जरूर आप एक न एक दिन मंजिल पे पहुंचेंगे। इन्हीं सबकी लगन थी, इन्हीं सबका पैशन था, इन्हीं सबका क्रांतिकारी चिंगारी थी, जो फाइनली जाके 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। साफ साफ ब्रिटिशर्स बोले थे, एटली हो गए, बड़े बड़े जो लीडर्स वगैरह हो गए, बोले कि सबका अपना अपना व्यक्तित्व वो है, क्या कहते हैं, विचार है, कि अगर देखा जाए तो नेहरू, गांधी जी या जो अदर्स मॉडरेट टाइप लीडर्स थे, या जो रिफॉर्मिस्ट टाइप लीडर थे, इनकी वजह से आज़ादी नहीं मिली। मेन रोल सुभाष चंद्र बोस, आपके भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारियों का था जो सिंहासन हिला दिए ब्रिटिशर्स का।
बाकी रोल तो सबका अलग अलग था। गांधी जी का भी बहुत महान रोल था, नेहरू जी का भी महान रोल था, सबका था अपने अपने स्तर पे। पैन इंडिया जोड़ने का सबसे बड़ा रोल गांधी जी को ही जाता है, जो पूरे भारत को एक रास्ते पे लाके खड़ा कर दिए कि आजादी ही चाहिए। सबका अलग अलग, लेकिन अगर ज्यादा श्रेय जाता है तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर को जाता है जो पूरी तरीके से देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर भरा और लोगों को लाके सड़क पे खड़ा किया कि अब हमें आजादी चाहिए ही चाहिए, वो भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबको जानिए, पढ़िए, पढ़िए, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबको पढ़िए, तब आपके अंदर भी एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोग जानें, समझें और कुछ सीखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।